सियासत में अक्सर कयास लगाए जाते हैं, लेकिन सच्चाई वो तो डेटा और जमीनी हकीकत में छिपी होती है। तो चलिए, आज हम उत्तर प्रदेश की श्रीनगर विधानसभा सीट के जनादेश को आंकड़ों और हकीकत के जरिए समझें। किसी भी चुनाव को समझना है तो पहले उस इलाके की मिट्टी को, वहां के लोगों को और उनकी जद्दोजहद को समझना पड़ेगा। श्रीनगर, शाहजहांपुर का ये हिस्सा बिल्कुल ऐसी ही एक जमीन है जहां सियासत लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, उसमें गूदी हुई है। देखिए, हर सियासी कहानी की शुरुआत आखिरकार इंसान से ही होती है, और इस ग्रामीण खेती पर निर्भर क्षेत्र की राजनीति की बुनियाद में एक लफ्ज है सम्मान। अपने अस्तित्व का, अपनी पहचान का सम्मान। लेकिन इस सम्मान की लड़ाई के साथ साथ एक और हकीकत है, और वो है कर्ज। खासकर उन गन्ना किसानों के लिए जो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वहां के कई परिवारों की जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। और इन दोनों के बीच एक तीसरी चीज है जो धीरे धीरे सुलग रही है, न्याय की मांग। लखीमपुर खीरी की घटना की यादें आज भी यहाँ के लोगों के जहन में ताज़ा हैं, और इसी वजह से यहाँ का सियासी माहौल इंसाफ की तलाश से बना है। तो चलिए, श्रीनगर की इस जमीन को, इसकी परेशानियों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये एक अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है जहां लगभग 3,20,000 मतदाता हैं, और यहां की हवा में शिकायतें हैं। तो ये शिकायतें हैं क्या? देखिए, ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये रोज की परेशानियां हैं। सबसे पहले तो किसानों का दर्द, गन्ना किसानों को सही दाम ना मिलना और बढ़ता हुआ कर्ज। फिर आती हैं बुनियादी सुविधाएं, टूटी फूटी सड़कें, बिजली पानी की अनियमित सप्लाई। नौजवानों के लिए रोजगार की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दलित समाज में एक एहसास है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और जैसा हमने पहले कहा, लखीमपुर खीरी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। यही सब मिलकर वोटर के मन को बनाता है। और यहीं पर एक जरूरी बात सामने आती है। हमारे देश का संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक देता है, लेकिन जब बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो और लोगों की आवाज सुनी ना जाए, तो ये वादा बहुत दूर का लगने लगता है। एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद का काम इसी खाई को पाटना है। चलिए, जमीनी हकीकत से अब आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आखिर में आंकड़े झूठ नहीं बोलते। वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद आंखों से ना दिखें। 2017 में क्या हुआ था? बीजेपी ने इस सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की। जीत का अंतर था 25.58%। साफ है कि उस वक्त बीजेपी यहां एक बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन 5 साल बाद 2022 में पूरी तस्वीर ही बदल गई। जीत का अंतर सिकुड़कर रह गया सिर्फ 7.68%। ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये बीजेपी के लिए एक चेतावनी है और समाजवादी पार्टी के लिए एक मौका। अब इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आप इस टेबल को देखिए। ये सीट हमेशा से किसी एक पार्टी की नहीं रही है, पर फोकस कीजिए 2017 और 2022 पर। 2017 में समाजवादी पार्टी को मिले 26% वोट। 2022 में ये अचानक बढ़कर लगभग 40% हो गए। ये जंप, ये बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि ये वोट आया कहां से? अब जरा बहुजन समाज पार्टी के कॉलम को देखिए। 2017 में 20% से ऊपर, और 2022 में अचानक गिरकर सिर्फ 10% रह गया। कहानी साफ होने लगी है। तो सीधा सवाल ये है, आखिर ये वोट गए कहां? चलिए, इस जनादेश की एनाटमी करते हैं और समझते हैं कि 2017 से 2022 के बीच मतदाताओं का मिजाज कैसे और क्यों बदला। 2022 का नतीजा इस चार्ट में बिल्कुल साफ है। बीजेपी 47% के आसपास, सपा लगभग 40% और बसपा 10% पर। 3 बड़े खिलाड़ी, लेकिन वोट का बहाव, जैसा हमने देखा, एक ही तरफ हुआ है। और इसकी वजह इस स्लाइड में और भी साफ हो जाती है। देखिए, सपा के इस पुनरुत्थान की बुनियाद बीएसपी के वोट शेयर का अचानक से आधा हो जाना है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। जमीन पर इसका मतलब था कि बीएसपी के मतदाताओं में गहरी निराशा थी। उन्हें लगा कि अगर सत्ताधारी दल को टक्कर देनी है तो सपा एक बेहतर, एक मजबूत विकल्प है। तो ये सिर्फ एक वोट ट्रांसफर नहीं था, ये राजनीतिक वफादारी का एक बड़ा बदलाव था। अब देखिए, चुनाव सिर्फ आंकड़ों से नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं नैरेटिव से, कहानियों से। ये विश्वास जीतने की एक जंग है। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां आमने सामने आती हैं। एक तरफ बीजेपी का नैरेटिव है जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर फोकस करता है, मजबूत केंद्र सरकार, विकास, राष्ट्रवाद और मुख्यमंत्री की अपनी लोकप्रियता। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास एक मौका है। उनकी कहानी स्थानीय जमीनी मुद्दों पर टिकी है,
स्थानीय सत्ता विरोधी लहर यानी सरकार से नाराजगी, कर्ज और सेहत जैसे जरूरी मुद्दे और खासकर किसानों की परेशानियां। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, अब बात करते हैं रणनीति की। इस विश्लेषण को एक ठोस, एक कार्यवाही योग्य ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाए जिससे शासन तक का रास्ता बन सके। इस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं चतुर्मुख ब्लूप्रिंट, रणनीति के 4 चेहरे। ये एक 360 डिग्री दृष्टिकोण है जो किसी भी आधुनिक राजनीतिक अभियान के हर पहलू को कवर करता है। जनता और मुद्दे, पार्टी और उम्मीदवार, विपक्ष और गठबंधन, और आखिर में संचार। तो पहला चेहरा, लोग और मुद्दे। पूरे अभियान की नींव वहां के लोगों की असली परेशानियों पर होनी चाहिए। फोकस होना चाहिए अनुसूचित जाति समुदाय और किसानों पर। गन्ने के दाम, कर्ज माफी, लखीमपुर घटना के शहीदों के लिए न्याय की मांग को अभियान का हिस्सा बनाना होगा, और किसान आहत जैसे सरल सीधे नारे जो लोगों से जुड़ें। अब आते हैं उम्मीदवार पर। राम सरन एक अनुभवी नेता हैं, अपने समाज में अच्छी पकड़ है, लेकिन सार्वजनिक प्रोफाइल के मामले में थोड़े कमजोर हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी जाति और सामुदायिक अपील। ये एक आरक्षित सीट है और अनुसूचित जाति समुदाय से होने के नाते दलित मतदाताओं से उनका जुड़ाव बहुत जरूरी है और वो उनके पास है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी सार्वजनिक छवि। मीडिया में उनकी प्रोफाइल काफी कम है। पार्टी के मुख्य आधार से बाहर निकलकर लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी छवि पर काम करना बहुत जरूरी होगा। और जब संचार की बात आती है तो एक और जरूरी चीज याद रखनी चाहिए। एक अच्छा मतदाता आउटरीच अभियान लोगों की निजता का सम्मान करता है। हर संचार रणनीति सहमति यानी कंसेंट की नींव पर बननी चाहिए। भारत के डेटा संरक्षण कानून भी यही कहते हैं, ताकि लोगों को लगे कि उन्हें जोड़ा जा रहा है, उनकी जिंदगी में दखल नहीं दिया जा रहा। तो अब हम आखिरी हिस्से में हैं। जो भी हमने समझा, जो अंतर्दृष्टि निकाली, उन्हें जीत में कैसे बदला जाए, ये है आखिरी दाव। जीत की रणनीति के आखिरी सबसे जरूरी कदम। पहला, बीजेपी विरोधी वोट को बंटने से रोकने के लिए आरएलडी और कांग्रेस जैसे दलों से गठबंधन। दूसरा, 400 से ज्यादा बूथों पर जमीनी स्तर पर काम तेज करने के लिए समितियों को फिर से आयोजित करना। तीसरा, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर खासकर नौजवानों के लिए एक डिजिटल अभियान, एक ऐसी टीम बनाना जो गलत खबरों का तुरंत जवाब दे सके। और आखिर में, बूथ स्तर के डेटा से पता लगाए गए स्विंग गांव, यानी वो गांव जहां के मतदाता अपना मन बदल सकते हैं, उन पर सारे संसाधन केंद्रित करना। जब ये सब चीजें एक साथ होंगी तभी 7.68% का फासला पार किया जा सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या डेटा पर आधारित एक ब्लूप्रिंट जिसे जमीन पर सहानुभूति और समझदारी से लागू किया जाए, एक छोटी सी हार को एक बड़े जनादेश में बदल सकता है? श्रीनगर का भविष्य इसी सवाल के जवाब में छुपा है।